नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास विषय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको प्रत्यय समझाया था। आज हम आपको समास का अध्ययन कराएंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप अर्थात छोटा करना। समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक सार्थक तथा नवीन शब्द समास कहलाता है। परिभाषा में क्या है बच्चों कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और उससे जो शब्द बनता है वो शब्द सार्थक तथा नवीन शब्द होता है और उसे हम समास कहते हैं। अब आप बच्चों ये जानिए कि समास और संधि में क्या अंतर है। तो समास जो है दो शब्दों के मेल होते हैं और संधि दो वर्णों के मेल होते हैं। समास दो शब्दों के मेल से बनता है और संधि दो वर्णों के मेल से बनती है। यानी संधि में हम दो वर्णों का मेल कराते हैं, जबकि समास दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाता है। समास शब्द का सामान्य अर्थ जो है वो संक्षेपीकरण यानी छोटा करना है। और बच्चों, आप ये जानिए कि समास शब्द जो है वो किससे बना है। तो समास शब्द संस्कृत के अस धातु में सम उपसर्ग जोड़ने से बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। एक बार फिर से आप समझिए कि समास शब्द संस्कृत के अस धातु में सम उपसर्ग जोड़ने पर बना है। सम का अर्थ होता है संयोग और अस का अर्थ होता है होना। अब आप परिभाषा देखिए कि समास दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण में हम लेते हैं वन में वास। अब देखिए यहाँ पर वन में वास हमने उदाहरण लिया है और समस्त पद बनाया है वनवास। अब ये तीन शब्द हैं बच्चों। वन पहला शब्द, में दूसरा शब्द और वास तीसरा शब्द। तो वन में वास तीनों शब्द मिलाकर हमने एक नया शब्द बनाया वनवास, और इसी को हम समस्त पद भी कहते हैं और सामसिक पद भी कहते हैं। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद समास के नियमों द्वारा बना समस्त पद कहलाता है और समास होने पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। समस्त पद के प्रथम पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब हम आते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी कि सामसिक पद, अब मान लीजिए हम लेते हैं माता पिता। तो माता हमारा पूर्व पद हो गया और उत्तर पद पिता हो गया और समस्त समास विग्रह जो हम किए तो माता और पिता।
यानी आप देखिए कि हम समास को 4 भागों में बांट रहे हैं। अब ये कौन कौन से भाग है? समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। मान लीजिए महात्मा हमने शब्द लिया, महात्मा में हमारा ये समस्त पद है। अब इसका पूर्व पद होगा महा और उत्तर पद होगा आत्मा। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो महान है जो आत्मा महात्मा। दूसरा शब्द मैंने लिया माता पिता, पूर्व पद इसका होगा माता और उत्तर पद होगा पिता। समास विग्रह जब हम करेंगे तो माता और पिता, माता और पिता से हमारा समस्त पद बना माता पिता। फिर जन्मांध, जन्मांध हमने शब्द लिया, जन्म पूर्व पद हो गया, उत्तर पद अंध। और जब हमने इसका विग्रह किया तो जन्म से अंधा, जब इसका समास विग्रह हमने किया तो जन्म से अंधा यानी समस्त पद इससे बना जन्मांध। अब आप देखिए समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम पहला भेद पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब जिसका पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं और इसमें पहला पद अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद यानी जो शुरू का पद प्रधान होता है, बाकी जो पूरा शब्द है वो अव्यय का काम करते हैं। जैसे यथाशक्ति, जितना शक्ति हो, शक्ति के अनुसार। तो इसको हम कह सकते हैं कि समास विग्रह बड़ा वाक्य है, क्योंकि जब हम इसका विग्रह किए तो शक्ति के अनुसार यानी 3 शब्द में हमने विग्रह किया और जब समस्त पद बनाया तो यथाशक्ति। उसी तरह से हम दूसरा वाक्य लेते हैं आजन्म। आजन्म यानी जन्म से लेकर, जब हमने इसका आजन्म का विग्रह किया तो जन्म से लेकर। अब देखिए यथाशक्ति में यथा पूर्व पद आपका अव्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, और आजन्म में आ उपसर्ग हो गया, अव्यय हो गया। तो जन्म से लेकर ये हमारा जो है समास विग्रह है, और इसको हमने जब समस्त पद बनाया तो आ जन्म। फिर हम आते हैं भर पेट। भर पेट हमने समस्त पद लिया। अब इसमें भर शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास है, मतलब पेट भर कर। इसका जो हम विग्रह करेंगे तो पेट भर कर, पेट भरा है इसलिए हम इसका जब समस्त पद बनाएंगे तो भर पेट। इसी तरह से हम आते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है? हर दिन। इसमें भी हमारा दिन जो है ये शब्द है, लेकिन प्रति हमारा अव्ययी भाव समास है, अव्यय है, इसलिए हम हर दिन का जब समस्त पद बनाएंगे तो प्रतिदिन हो जाएगा। अब आपने जाना कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, बाकी सब अव्यय का काम करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे भेद पे। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए अब बिल्कुल उल्टा हो गया। अव्ययी भाव समास में
पहला पद प्रधान हुआ, लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें दोनों शब्दों के मध्य आने वाले, मतलब दोनों शब्दों के बीच में आने वाली जो विभक्तियाँ होती हैं उन्हें उन विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। तो आपको ये पता हो गया कि इस समास में, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दोनों के बीच में आने वाली विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हस्तलिखित। हस्तलिखित में जब हम समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे हाथ से लिखा हुआ। हस्त मीन्स हाथ, लिखित मीन्स लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ। अब से जो यहाँ शब्द है वो हमारा विभक्ति चिन्ह है, तो हम इस विभक्ति चिन्ह का लोप कर देंगे और इसका समस्त पद बनाएंगे हस्तलिखित। दूसरा है शरणागत। आगत, आगत जो है इसमें तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह क्या होगा? शरण में आया हुआ को हम लोग क्या कहेंगे? शरण में आए हुए को क्या कहेंगे? शरणागत। इसमें देखिए उत्तर पद प्रधान होता है। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से व्याकुल जो है वो शोकाकुल है। तो जितना जो बीच में हम इन समस्त पद को विग्रह करने पे जो बीच में विभक्ति चिन्ह आती है उसमें उसको हम तत्पुरुष समास में लोप कर देते हैं। अब तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद हम आते हैं, तीसरा भेद है द्विगु समास। समास का तीसरा भेद है द्विगु समास। बच्चों इसको पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद में समूह का बोध होता है। इन सब में अब देखिए आप द्विगु समास बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए हमने समस्त पद लिया त्रिफला। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह हुआ त्रिफला। पंचवटी, 5 वटों का समूह पंचवटी। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह। इसी तरह से हम त्रिफला, त्रिवेणी, सप्ताह, चौराहा, पंचतंत्र ये आदि शब्द जो है लेकर हम द्वंद्व समास, द्विगु समास करते हैं। इसमें बच्चों सबसे अच्छी ट्रिक पहचानने की है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। और संख्यावाचक जब हमें ये पता चलता है कि ये संख्यावाचक है तो हम ये समझ चाहते हैं कि ये द्विगु समास है। अब हम लोग देखो समास के भेद को पढ़ रहे हैं और अब चौथा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि पूर्व पद और उत्तर पद
दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अभी इसमें जो समुच्चय बोधक शब्द है उसको हम लोग हटा देते हैं, उसका लोप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण लिया माता पिता। क्या है माता पिता? तो इसमें हम लोग जब विग्रह करेंगे तो माता और पिता लिखेंगे, लेकिन जब समास बनाना होगा तो माता डैश पिता लिखेंगे। उसी तरह से सुख दुख का जब हम विग्रह करेंगे तो सुख और दुख विग्रह करने पर बीच में और या लगा देते हैं, लेकिन जब हम समास बनाते हैं तो और या हटा देते हैं और बीच में डैश डाल देते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह से हम पाप पुण्य समस्त पद लेते हैं। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो पाप और पुण्य। अब हम बच्चों आते हैं 5वें भेद पे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इस समास में, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसके पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब आप ये जाने कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और बाद का जो पद होता है वह प्रधान होता है, और इनमें जो संपर्क होता है विशेषण विशेष्य का, यानी विशेषण विशेष्य। आप सभी जानते हो कि विशेष्य शब्द जो है वो संज्ञा शब्दों को कहते हैं और विशेषण जो होता है संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है। जैसे मान लो हम उदाहरण देखते हैं, नील गाय। नील गाय, नीली है जो गाय। गाय एक प्रजाति है और इसका जब हम विग्रह किए तो नीली है जो गाय। इसमें देखो गाय जो है वो विशेष्य है और इसमें विशेषण और विशेषता बता रहा है कि गाय क्या है, नीली है। कर्मधारय समास में इसी तरह के शब्द होते हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे मान लीजिए महात्मा। महान है जो आत्मा। अब इसमें आत्मा विशेष्य है और संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो किस तरह से महात्मा जो है बना है, महान है जो आत्मा। तो इसमें विशेषता महानता की बताई जा रही है कि महान है, ये आत्मा जो है वो महान है, इसलिए महात्मा बना। अब हम आते हैं तीसरा उदाहरण, महाराजा। महान है जो राजा। राजा विशेष शब्द है और इसकी विशेषता बता रहे हैं कि महान है। तो इस तरह के सभी शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों छठा नंबर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं कि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसमें समस्त पद किसी अन्य अर्थ का वाचक हो जाता है। तो बहुब्रीहि समाज में बच्चों ये समझने की बात है कि इसमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद हैं, कभी उत्तर पद प्रधान है तो कभी पूर्व पद प्रधान है, लेकिन इसमें दोनों पदों में से कोई पद पूर्ण रूप से प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? प्रधान है कोई अन्य पद।
अब इसका तुम लोग उदाहरण देखो, जैसे नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, लेकिन इसका अन्य अर्थ क्या है? शिव जी। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। किसका कंठ नीला है? शिव जी का कंठ नीला है, और शिव जी को नीलकंठ कहते हैं। तो देखिए, इसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता हुई और न ही उत्तर पद की प्रधानता हुई, बल्कि अन्य पद की प्रधानता हुई शिव जी की। उसी तरह से दशानन, 10 हैं आनन जिसके, 10 सिर किसके हैं? 10 सिर रावण के हैं। तो इसका विग्रह जब हम करते हैं तो 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण, तो यह इसका विग्रह हुआ। रावण के 10 सिर होते हैं। उसी प्रकार से हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, लंबोदर। ये सभी जानता है कि लंबा उदर किसका है? गणेश का। तो लंबा है उदर जिसका, उदर लंबा किसका है? उदर बड़ा किसका है? लंबा किसका है? तो ये गणेश जी का है। तो हम लोग बहुव्रीहि समास को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों पदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई अन्य पद होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज समास के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समास समझ में आया होगा। आप समास को सुनिए, देखिए और समझिए। धन्यवाद।